बेटा हम कहाँ चल रहे थे? अध्याय 5 में दैनिक जीवन में रसायन। हम लोगों ने अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ ली थी, उनके गुण पढ़ लिए थे, इसके अलावा उनमें अंतरों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। क्या दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कौन कौन से अम्ल विद्यमान रहते हैं? तो हम जिन वस्तुओं का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं उनमें निम्न अम्ल विद्यमान रहते हैं। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, संतरे में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। प्रॉब्लम, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल विद्यमान रहता है और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्यमान रहता है। हाँ, यहाँ परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से इस बात को ध्यान में रखना कि आपको कई बार 1 नंबर के क्वेश्चनों में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे दे दिया उसने ऑप्शन कि सिरके में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, ठीक है, अथवा उल्टा दे दिया कि एसिटिक अम्ल किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिरके में। या आपसे पूछ लिया कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, तो आंसर क्या आएगा उसका? लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल विद्यमान रहता है। प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम अम्ल के गुण पर। ठीक है, अम्ल के गुण का क्या कौन कौन से बेटा? अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है। दूसरी, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यहाँ आपके इक्वेशन बनती है H2SO4 प्लस Zn, यहाँ H2SO4 अम्ल, ठीक है, और Zn धातु, ये अभिक्रिया की तो धातु ने किससे? ये सल्फ्यूरिक से इससे क्रिया करके ZnSO4 बना लिया, ठीक, और हाइड्रोजन गैस अपनी मुक्त कर दी। ठीक है, यहां ये बात ध्यान रख के चले ना, परीक्षा उपयोग की दृष्टि से कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। क्या 1 नंबर में कई जगह आ चुका है कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए, तो ये समीकरण इसमें प्रयुक्त होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, तीसरा, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यहां पर भी आपके ये अभिक्रिया CuO प्लस 2HCl क्या बनाया? Cu यानी कॉपर ने Cl से अभिक्रिया करके CuCl2 बना लिया और H2O ये जल आपका बन गया यहाँ पर। ठीक, यहां पर भी परीक्षा उपयोग की दृष्टि से इसकी समीकरण महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कई बार पूछ चुका है कि अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। फिर अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। ये हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अम्ल व क्षार जब क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनाएंगे, दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। क्या? अम्ल व क्षार दोनों क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इसी कारण से इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल व क्षार की जो अभिक्रिया है, आगे जब हम अभी उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ाऊंगा मैं, तब बताऊंगा इस बारे में। अम्ल व क्षार की जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और उदासीनीकरण की अभिक्रिया की ये समीकरण मैंने आपके सामने दिए। HCl अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या? क्षार है। दोनों ने अभिक्रिया की तो सोडियम ने क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया यहाँ पर, ठीक, और OH और H से अभिक्रिया करके H2O ये जल आपका यहाँ पर बन गया। प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ फिर मैं एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ बेटा कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। यदि आपसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया की समीकरण पूछी जाए तो ये समीकरण आप याद कर लें। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। हाँ, उपलब्धता के आधार पर अम्ल, ठीक है, संसाधन जहां से हम अम्लों को प्राप्त करते हैं, प्राप्ति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है कार्बनिक अम्ल और एक होता है खनिज अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल हम किसे कहेंगे? वे अम्ल जिन्हें हम विभिन्न जीव जंतुओं से प्राप्त पदार्थों से अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों से
प्राप्त करते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या? वे अम्ल जो जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या खाद्य पदार्थों के अंतर्गत कौन कौन से अम्ल आते हैं, पढ़े थे ना। सिरके में हमने एसिटिक अम्ल पढ़ा था ना। तो ये सब अम्ल क्या है? कार्बनिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सारे के सारे अम्ल कौन से हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक। दूसरे अम्ल है खनिज अम्ल, जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त होते हैं। खनिज यानी खनन करके भूमि से जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है। उन खनिजों से हमें विभिन्न प्रकार के अम्ल भी प्राप्त होते हैं। उन अम्लों को हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्लों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब बताऊं, अम्ल से संबंधित दो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ठीक है। एक है अम्लराज, ये आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया कि अम्लराज किसे कहते हैं। ठीक है। अम्लराज या एक्विया रेजिया के नाम से जाना जाता है यह। ठीक है। किसे कहेंगे? 1 भाग HNO3 एवं 3 भाग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर के जो मिश्रण तैयार किया जाता है वो यौगिक या वो मिश्रण जो है क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, कई बार आपसे एक नंबर में, आधे नंबर के अंतर्गत या एक नंबर में पूछा गया है कि अम्लों का राजा किसे कहा गया है। तो अम्लों का राजा हम किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा कहते हैं। हाँ, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ बेटा, ये आज इस वीडियो तक हमने अम्ल के उपचार के बारे में पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर आपका अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ, दैनिक जीवन में रसायन कंप्लीट नहीं हुए, भी आपके केवल अम्ल उपचार कंप्लीट हुए हैं। ये अम्ल उपचार के बारे में हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब आता है हमारा तीसरा रसायन, लवण। लवण क्या है? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से जो यौगिक निर्मित होता है उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है। ये बात जरूर ध्यान में रखे चले ना कि अम्ल व क्षार की जो अभिक्रिया है उसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इसकी ये समीकरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षार। अम्ल व क्षार दोनों ने क्रिया की तो इसमें ये देखिएगा कि क्लोरीन और सोडियम दोनों ने क्रिया करके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक। और इधर ये OH ने H से क्रिया करके और जल का निर्माण कर लिया। ठीक है। ये समीकरण आपके कहाँ काम में आएगी? आपसे जहां ये पूछा जाए कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया की एक समीकरण लिखिए तो वहां पर ये काम में आएगी। प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपसे कहा जाता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो कल मैं बताया था आपको कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं और वहां पर भी उदाहरण के रूप में ये काम में आएगी। ठीक है। अब आता है अपना लवण का उपयोग। दैनिक जीवन में हम लवण का उपयोग, कौन कौन से लवण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? ठीक है। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ पर होता है? संगमरमर के जो टाइलें वगैरह बनाई जाती है उनको के निर्माण में होता है। ठीक है। लोह धातु के निष्कर्षण में होता है और सीमेंट बनाने में होता है। ठीक। नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी के अंतर्गत होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो लवण है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? फोटोग्राफी के अंतर्गत होता है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करूँगा आप लोगों को कि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि फोटोग्राफी में के अंतर्गत किस रसायन का उपयोग किया जाता है या किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो किसका लवण होता है उपयोग? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का उपयोग किया जाता है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक और विस्फोटक बनाने में होता है। ठीक है। फिटकरी सामान्य नाम है, रासायनिक नाम है पोटासियम। इसका उपयोग किसमें होता है? जल के शोधन में होता है। अब यहां पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान में रख के चल लेना, ये आपको जो सिंपल तो याद ही रखने हैं, लेकिन इसमें याद रखने की सबसे मूल बात क्या है? उल्टे क्रम में। जैसे फोटोग्राफी के अंतर्गत किस लवण का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। उर्वरक बनाने या विस्फोटक सामग्रियों के में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट का। जल के शोधन के अंतर्गत हम किस लवण का उपयोग करते हैं?
फिटक्रिका या पोटास एलम, जिसको हम रासायनिक नाम है ये बोलते हैं। ठीक है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये चीज आपके परीक्षा उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। 1 नंबर में कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे किए गए हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, बहुत सारे ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में दिनचर्या के अंतर्गत करते हैं, कई बार भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। ठीक है ना, तो अब कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन के अंतर्गत करते हैं। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखना, इनको मैंने उसी क्रम में जमाया है जिस क्रम में आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या यहाँ पर मैंने उसी क्रम के अंतर्गत इनको व्यवस्थित किया है जैसे कि वहाँ परीक्षा में पूछा जाता है। अब फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो परीक्षा में सोडियम क्लोराइड के बारे में क्या क्या पूछा गया है। पहली बात तो इसका साधारण नाम पूछा जाता है, यानी जो यौगिक आप पढ़ रहे हैं उन यौगिकों का आपको साधारण नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उनके उपयोग, ये 4 चीजें आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करनी है। क्या आपको ये 4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से याद करनी है। जैसे अब सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, साधारण नाम क्या है, खाने का नमक, ठीक, जिसका उपयोग हम प्रतिदिन भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, दूसरा रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड, प्रॉब्लम। हाँ, रासायनिक सूत्र क्या है इसका, NaCl, क्या है रासायनिक सूत्र, NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला तो प्रतिदिन हम भोजन के रूप में करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, भोजन के रूप में प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा खाद्य परिरक्षण में जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक चलाने के लिए उनमें क्या किया जाता है, नमक मिला दिया जाता है या नमक का लेप करके उन्हें रख दिया जाता है ताकि वो संरक्षित रहे, खराब ना हो। ठीक है, तीसरा हिमकरण मिश्रण बनाने में, जहां किसी वस्तु को ठंडा रखना हो और हमारे पास रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं है, शीतक यंत्रों की सुविधा नहीं है, तो वहां हम क्या करेंगे, उस वस्तु को बर्फ में रखते हैं, लेकिन बर्फ अति शीघ्र पिघल जाता है। बर्फ को देर तक बनाए रखने के लिए उसमें क्या करते हैं, बर्फ के टुकड़ों के साथ सोडियम क्लोराइड के जो मोटे मोटे कण हैं उनको उसमें मिला दिया जाता है, जिससे बर्फ काफी पिघलता है। और आप लोगों को एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ, आपके प्रत्येक गलियों में चुस्की बेचने वाले आते हैं, ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, उनका जो बॉक्स होता है, कभी उस बॉक्स को खुलवा करके देखना कि जिस बॉक्स के अंत में आइसक्रीम होती है उस बॉक्स के बाहर की ओर का जो आवरण है उस आवरण में बर्फ और सोडियम क्लोराइड यानी नमक के जो साधारण भाषा में आखा नमक बोलते हैं, डलियां होती है सोडियम क्लोराइड की, उन डलियों का मिश्रण उसमें भरा रहता है। वो मिश्रण क्या कहलाता है, हिमीकरण मिश्रण कहलाता है। ठीक, फिर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही वाली बात आगे बताऊं। पहला साधारण नाम, इसका साधारण नाम क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक, दूसरा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या है इसका, NaOH, रासायनिक सूत्र क्या है इसका, NaOH। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बनाने यहाँ पर एक बात रखना, यहाँ पर इसकी बनाने की विधि के बारे में भी आता है कि किस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन करने से। क्या, सोडियम क्लोराइड है उसका जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत प्रवाहित कर दी जाती है, तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और इसके निर्माण की यह समीकरण मैं फिर दोहरा रहा हूं आप लोगों से, समीकरणों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, लिख करके बार बार लिख करके याद कीजिएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको पेपर में 1 या 2 समीकरणें तो पूछी ही जाती है अनिवार्य रूप से। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उपयोग, इसके उपयोग कहाँ पर होते हैं, साबुन, कागज और सिल्क उद्योग के अंतर्गत, इन उद्योगों के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। ठीक है, बॉक्साइड के धातु क्रम में, धातु क्रम अब यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, धातु क्रम का अर्थ होता है कि अयस्क से हम जो शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं वो पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है, धातु क्रम कहलाती है। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो धातु है वो हमारे को
शुद्ध रूप से प्रकृति से प्राप्त नहीं होती, उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को साफ करके और शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम धातु क्रम कहते हैं। ठीक, तो बॉक्साइट धातु के शोधन के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। फिर पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिर वसा व तेल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और फिर लास्ट से प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यौगिक अपने आता है विरंजक चूर्ण। क्या आता है? विरंजक चूर्ण, CaOCl2। ठीक है, बिल्कुल मूल रूप में बता दूं, विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? पानी को, पेयजल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, साधारण नाम ये विरंजक चूर्ण, इसका साधारण नाम ही है। ठीक है, क्या नाम है इसका? विरंजक चूर्ण। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। सामान्य रूप से आम बोलचाल की भाषा में हम विरंजक चूर्ण के नाम से नहीं पहचानते, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर आप कहोगे, आप पहचान जाओगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है, हाँ, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्यों? क्योंकि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के में, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस के प्रवाह से निर्मित होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक, हाँ, सूत्र क्या है इसका? CaOCl2। ठीक है, रासायनिक सूत्र इसका ही आ गया। अब इसके बनाने की विधि क्या है? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। क्या? क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। क्लोरीन गैस प्रवाहित करते ही और कैल्शियम जो है वो किससे? क्लोरीन से क्रिया कर लेगा। क्या? कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया कर लेगा। ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करते हैं ना, और तो ये क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, यहाँ OH यानी H तो 2 है और O भी 2 है, तो 2 में से ऑक्सीजन का एक परमाणु तो इनके साथ संयुक्त हो जाएगा, इसीलिए इसमें ऑक्सी आ रहा है। ठीक, और एक ऑक्सीजन का परमाणु किससे क्रिया कर लेगा? हाइड्रोजन से, और ये जल बना लेगा। ठीक है, अब इसके उपयोग कहाँ होते हैं? वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। विरंजक का अर्थ होता है, विरंजक करने का अर्थ होता है कि उनमें जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को साफ करने के लिए। आप कहीं पर भी अशुद्धि हो रही है, गंदगी है, आप थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए और हल्का सा जल डाल दीजिए। कुछ देर बाद आप देखिए कि वो गंदगी से क्रिया करके उसको साफ कर देता है, बिल्कुल स्वच्छ कर देगा, साफ क्लीन कर देगा। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग के अंदर वस्त्रों को साफ करने और कागज को साफ करने में किया जाता है। फिर सबसे मेन उपयोग कहाँ हो रहा है इसका? पेयजल के शुद्धिकरण में। पेयजल को शुद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक, फिर रोगाणुनाशक में कहीं पर भी नालियों में या कहीं पर भी जो पानी जमा हो रहा है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोगाणु एकत्रित हो गए, गंदगी में रोगाणु एकत्रित हो गए, तो ब्लीचिंग पाउडर वहाँ डाल दिया जाता है या पानी में घोल करके वहाँ डाल दिया जाता है, जिससे वहाँ के रोगाणु समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रयोगशाला में अभिक्रम के रूप में, जहाँ विभिन्न कार्य होते हैं, रासायनिक कार्य किए जाते हैं प्रयोगशाला में, वहाँ पर अभिक्रमक के रूप में इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बोलो, आया नहीं आया समझ में? ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, चौथा आता है अपने पास यौगिक, कौन? बेकिंग सोडा। कौन सा था? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। वही साधारण नाम बेकिंग सोडा जो है, ये भी साधारण नाम है, यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जो हम लोग खाद्य पदार्थों में खमण उत्पन्न करने के लिए, खाद्य पदार्थों को स्पंज बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं, वही बेकिंग सोडा है ये। ठीक है, हाँ, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका नाम। ठीक, रासायनिक सूत्र NaHCO3। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट में, किसमें? सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके।
क्या सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते ही ना, और किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बेकिंग सोडा, प्रॉब्लम नहीं है। अब उपयोग कहां होता है इसका, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। बेकिंग पाउडर यानी खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रख के चले ना, ये क्वेश्चन आता है और एक दो बार पहले भी आ चुका है कि खाद्य पदार्थों में स्पंज उत्पन्न करने या खमीर उत्पन्न करने के लिए, शब्द पे जाना बेटा, खमीर उत्पन्न करने के लिए अथवा स्पंजी बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है या किस यौगिक का उपयोग होता है, किसका होता है, बेकिंग सोडे का। किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडे का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में आप लोग विभिन्न प्रकार के पेय, जो शीतल पेय पदार्थ हैं, जैसे कोका कोला है, इनका उपयोग करते हैं, पेप्सी है, इनका उपयोग करते हो ना, उन सभी में जैसे ही आप खोलते हो क्या निकलती है, गैस निकलती है। निकलती है ना, वो गैस किस कारण से निकलती है, क्योंकि उनमें भी किस मात्रा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्स रहता है उसके अंतर्गत। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में, किसके लिए, पेट की अम्लता, जब हमारे पेट में कई बार कुछ अनर्गल भोज्य पदार्थ उपयोग में लेने से यदि अपच की स्थिति हो जाती है, तो वहां हम इसका उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं, एंटी एसिड के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों के अंतर्गत इसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा है अपने धवन सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा का जो पाउडर है वो क्या है, धवन सोडा। ठीक है, यानी डिटर्जेंट के पाउडर के रूप में काम में लेते हैं, सालन कपड़े धोने का सोडा। शुद्ध रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। यहां ध्यान रख लेना, ये 10H2O क्रिस्टलन जल का उदाहरण है। क्या, 10H2O क्रिस्टलन जल का, जब अपन क्रिस्टलन जल का टॉपिक पढ़ेंगे ना तभी बताऊंगा मोटा, ये क्रिस्टलन जल का उदाहरण है। ठीक है, हाँ, साधारण नाम क्या इसका, कपड़े धोने का सोडा। रासायनिक नाम किस नाम से पढ़ा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, बेकिंग सोडा के जलीय को हमको गर्म करेंगे, गर्म करने से इसका निर्माण होगा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। प्रॉब्लम, ये रोज रासायनिक समीकरण है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि रासायनिक समीकरणों को अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि वो किसी भी एक ही रासायनिक समीकरण आपसे ज्ञात करवा सकता है, पूछ सकता है वहां पर। ठीक, उपयोग का उपयोग आता है, ये है धवन सोडा, तो इसका मतलब है कपड़े धोने में इनमें प्रयुक्त होगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरा कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, साबुन, बोरेक्स, इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर अपमार्जक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कागज, पेंट, ये जो कलर वगैरह अपन करते हैं वो पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है, और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।